भैंस नहीं कर रहा जी मैं, ये भैंस नहीं है, ये मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे प्रोग्राम में जाना, हमें दूसरे प्रोग्राम में जाना भाई साहब। दूसरे आपने 2 क्वेश्चन पूछे, हमें 8 क्वेश्चन हो गए। आप पूछिए, 8 क्वेश्चन हो, आपने 2 क्वेश्चन करा, आपने 2 मिनट कहा। अगर वाकई अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब नहीं देना है तो मैं लंबा नहीं खींचूंगा। चाहिए आपको अंतिम जवाब दे रहा हूं। देखो, जब वो तैयार है जवाब देने के लिए, आप हाँ क्या चीज देखो जी, मेरा सवाल है, मैं करूंगा, मेरा सवाल है, मैं जवाब दूंगा, मेरा सवाल है, मैं सवाल करूंगा, मेरा काम सवाल करने का, मेरा काम सवाल करने का। भाई साहब, आप मत जवाब दो, आप मत जवाब दो, आप जवाब मत दो, चले जाओ। मैं कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। चाहते ना क्या आप यही चाहते ना क्या चीज चले जाए? नहीं, आप चले जाओ, तो फिर आप ऐसे नहीं, मेरा काम है सवाल करने का। प्रोग्राम में जाना है। कुछ अभी तो फ्रूटी पी है मैंने। कोई बात नहीं, फिर तो कड़वे पूछने में और आसानी है, जब रोटी पी ली है तो। क्योंकि पत्रकारिता में कड़वे शब्द जो है ना दुख देते हैं हमें जी। राजकुमार जी, सबसे पहले आपको जय हिंद जय भारत के नाम से शुरू कीजिए जी। और सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आज 1100 तिरंगे वितरित किए गए हैं, और क्या विचार रख करके ये तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस अभियान को, इस भाव को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। ये तो मात्र एक छोटी सी यात्रा का शुभारंभ है। संख्यात्मक पक्ष को मत देखिए, 1100 है, 11,000 है, 11 है। जरूरत इस बात की है कि हर नागरिक के हाथ में तिरंगा हो, हर घर पर तिरंगा हो। इस भाव के साथ इस काम को शुरू किया गया है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, वाकई अच्छा प्रयास है कि अगर हर घर तिरंगा हो और हर घर में एक नागरिक ऐसा हो कि क्या नाम है, हर घर के नागरिक, सभी नागरिक ऐसे हो कि जो तिरंगे का सम्मान करें। लेकिन आज हर घर में एक बेरोजगार भी जरूर है जी। बेरोजगार जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने रोजगार देने वाले भी पैदा किए हैं। पिछले कई वर्षों का अगर आप डाटा ग्राफ उठाकर देखेंगे, मनरेगा जैसी योजनाओं को जिस कांग्रेस सरकार ने इतने लंबे समय तक चलाया, नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसकी तोड़ भी किया है। लेकिन 70 सालों की जमी हुई बर्फ को पिघलने में समय लग रहा है, और आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी नहीं होगी। भारत के टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं इस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में? वाद ऐसा विवाद इतना बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश इसका सटीक उदाहरण है। जब वहां उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला तो वहां वंती देवी को मिला, शीला को मिला, या नसीमा बानो को मिला, किसी ने नहीं देखा। जिसके आधार पर जो नाम था उसको मिला। कहीं टुकड़े नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण में फर्क आता है, तब हम भारत को विखंडित देखते हैं। अगर दृष्टि से देखेंगे तो भारत कहीं विखंडित नहीं है। नुपुर शर्मा जो निकाला गया, उसको वो सही थी या गलत थी? नुपुर शर्मा के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा, आप उनसे बात करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीमाएं हैं। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। संगठन में जिस व्यक्ति को जहां बोलना है और किस विषय पर बोलना है, ये हमारे यहाँ से तय होता है। हमारी पार्टी आंदोलन से उपजी हुई सही बात, तो सही बात ये मान ले कि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ देश आजाद हुआ था, देश के नागरिक आजाद नहीं हुए थे। अपनी बात रखने के लिए भी आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, क्योंकि नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी का बंधे हुए हो। मैं कैडर बेस्ड पार्टी का सदस्य हूं, और कैडर जो कहेगा मैं वो जरूर करूंगा। इसका मतलब पार्टी बांध देती है कि इससे ज्यादा नहीं बोलना है? बिल्कुल नहीं बांध देती है, हर एक की सीमाएं। मेरा सवाल यही तो है। आप ये मानिए कि एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो क्यों आईएएस के सीमा को पार नहीं करता, प्रधानमंत्री क्यों राष्ट्रपति की सीमा को पार नहीं करता? ये कैडर बेस्ड पार्टी है। ये सच्चाई है। अगर हम किसी भी अपराध के विषय में थाने के अंदर जाएंगे एसएचओ से बात पूछने के लिए, वो सीधा मना कर देता है कि मैं इस बारे में बोलने के लिए अधिकारी नहीं हूं, और वो डीसीपी के पास भेजेंगे। जबकि सबसे ज्यादा तो उस विषय में जानकारी वहां के एसएचओ को होती है, और जबकि उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। जबकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, देश के लोग आज भी गुलाम है, क्योंकि अपनी बात नहीं रख सकते। वो नहीं, पूरी तरह से रखिए, आपके सामने बात रखिए, लेकिन विषयों पर, हर विषय पर अगर अभी प्रदेश मेरे को कह दे, अभी मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, यही तो मैं कह रहा हूं, रोक दिया जाता है ना। रोक नहीं दिया जाता, हर एक की सीमा तय है जी। पूछना पड़ता है कि हम ये बोले या ना बोले। क्या यहीं से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं क्या जी? आपकी भी सीमा तय है कि आपका न्यूज पहले डेस्क पे जाएगा, और डेस्क पे जाने के बाद जो एडिटर करेगा उसको तब दिखाएंगे। नहीं, ये तो लाइव दिखा दूंगा मैं, अपना खुद का मालिक। नहीं, आप खुद मालिक है ना। जिस दिन आप किसी पत्रकार को भेजेंगे तो आपके पास भी ये, वो तो गुलाम हो जाऊंगा, फिर गुलाम हो जाऊंगा। सच्चाई शायद मैं इतनी बात भी ना कर पाऊं आपसे। अभी क्या नाम है, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी खाने पीने के आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लगी थी, जो अब लगी है 5% की। उसको लेके क्या समझते हो कि भारत का जो जनता का निवासी है वो खुश होगा? बिल्कुल, जब तक कर नहीं होंगे, जब तक टैक्स नहीं होंगे, देश के विकास में अवरोध आते रहेंगे। और जिस चीजों पर टैक्स लगा है, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पहले भी किसी ना किसी प्रकार के टैक्स लगते थे, और आज लगा, अगर उसकी रिएक्शंस आती भी हैं,
अगर जनता को लगता है कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए तो हर कर में प्रावधान होता है कि उसका फेरबदल भी हो सके, कई बार वापसी भी होता है। इस प्रकार के काम सरकार जिस प्रकार से नियोजन करती है, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं लेकिन हम सबसे सरकार जरूर है। हाँ, हम सबसे सरकार जरूर है, जहां भी उचित बात होगी सरकार इसका फैसला लेगी। अभी राहुल गांधी जी को रोका जा रहा था कि वो संसद भवन में अपनी बात न रख सकें, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही? देखिए, संसद की अपनी गरिमा है, संसद के अपने नियम है, और संसद की पीठ पर जो व्यक्ति बैठा होता है वो तय करता है कि कौन रोक रहा है, किसको रोकना चाहिए, किसको नहीं रोकना चाहिए, और जो रोक रहे हैं उनको मना करना ये उनका अधिकार क्षेत्र है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं। नहीं, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अपनी बात को यथोचित अगर कोई रखना चाहता है, क्योंकि वो तो महंगाई के मुद्दों पर लेकर रखना ना ना ना, संदर्भ को अगर कोई बदलने के विषय में कोई और बात करता है, क्योंकि राहुल गांधी एक अटेंशन सीकर पॉलिटिशियन है, अगर वो ऐसा करते हैं और संसद की गरिमा भंग होती है तो उसको रोकना चाहिए। आपके हिसाब से आज के समय में महंगाई चरम सीमा पर है या नहीं है? महंगाई चरम सीमा पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिन वस्तुओं के सीधा सीधा जनजीवन प्रभावित होता है वो निश्चित रूप से उनके दाम बढ़ रहे हैं, और वो दाम घटे भी हैं पहले जी। अगर आज से 1.5 साल पहले 90 रुपए किलो दाल थी, तब किसी ने नहीं कहा कि सस्तापन जो है बिल्कुल चरम सीमा पे है जी। किन्हीं चीज़ों के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो फसल के साथ साथ चलती हैं, ये सस्ती भी होंगी, महंगी भी होंगी, इनमें इन्फ्लेशन रहता रहेगा। अभी फिलहाल कौन सी ऐसी कोई एक चीज बताओ जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबके काम आती हो और जो सस्ती हुई हो? सब्जियां सब सस्ती हैं, सारी सब्जियां सस्ती हैं जी। अगर आप वर्तमान में भिंडी खाना चाहेंगे और जिसका सीजन नहीं है, अभी तो भी वो 100 रुपए किलो दूध के 2 रुपए लीटर दाम बढ़े अमूल दूध के, अभी भी 2 दिन पहले। सर, ये देश जो है कांग्रेस के ज़माने में चॉकलेट और कैडबरी का देश हो गया था जी, जहां शैम्पू और कैडबरी फल से महंगा बिकता था। इस देश में कांग्रेस ने संस्कृति विकसित की थी जहां जूता शोरूम में बिकता था और सब्जी जो है सड़क पे बिकती थी। आज भी भैया जूता आज भी शोरूम में बिकता है। जी जी, तो जो लोग 5,000 का उसके जूता बाहर पहन बिकती रहे हैं उनको 2 रुपए किलो दूध पर चिल्लाने की जरूरत नहीं, पूरे घर में 1 किलो दूध लगता है, 2 रुपए किलो बढ़ता है, और वही लोग 6,000 का जूता पहनते हैं। तो इसलिए अच्छी जैकेट पहन के, अच्छा कुर्ता पजामा पहन के महंगाई का रोने की जरूरत अच्छा, नहीं ये है। सच्चाई नहीं कि पार्टियां एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और मुद्दों से भटकाती हैं, चाहे वो महंगाई का हो, रोजगार का हो, बेरोजगारी का हो, इन मुद्दों से भटका के मुद्दे नए उठा कौन रहे हैं जी? 370 मुद्दा नहीं था जी, 370 पे कांग्रेस लगातार भटकाती रही। 35 से मुद्दा नहीं था, लगातार भटकाती रही जी। अगर आज जो लोग मुद्दे पर हल की बात करते हैं उनका विरोध हो रहा है तो भटकाने की अब बात जैसे हो रही है। अग्निपथ स्कीम ले आए, फिर उसको लेकर के बेरोजगारी को हटा दिया। नुपुर शर्मा वाला केस था, वो साइलेंट पड़ गया। कहाँ साइलेंट पड़ा? मुद्दे लाने के बाद एक बात सुनो, किसी और पार्टी में दम है, अपने प्रवक्ता को हटा दीजिए। अगर कहीं इंटरनेशनली पार्टी को लगा कि इसका भारत को नुकसान हो सकता लेकिन है, प्रवक्ता को हटाने के बाद तो दंगे बढ़ गए भारत में। कहाँ बढ़े? निर्दोष लोगों की मौत हो गई, उनके गले काट 2020 दिए। में उत्तरी दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी पूर्वी दिल्ली में जब दंगे हुए तो तब क्या था? तब नुपुर शर्मा थी वहां पर। टेलर निर्दोष था, टेलर जिसकी मौत हुई वो निर्दोष था, उसकी मौत हो गई सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से। उत्तरी कमाल हो गया भाई साहब, आपका प्रश्न कमाल तो हो ही गया बिल्कुल। प्रश्न की भी कमाल है कि टेलर निर्दोष था लेकिन नुपुर शर्मा वहां जाकर लोगों को इंस्टिगेट कर रही थी, इसलिए जी साहब। उसने सिर्फ समर्थन ही तो किया था कि आई स्पोर्ट नुपुर शर्मा। तो सर, आप इस बात को कैसे लेना चाह रहे हैं? आप बताइए ना जी, आप कैसे पूछना चाह रहे हैं? मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूं कि नुपुर शर्मा को निकालने के बाद अगर देश की जनता उसके समर्थन में उतरती है तो निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है, और वो सरेआम ये कह देते हैं प्रधानमंत्री के भी सीने पर ये जनकपुरी, आदर्श नगर, उत्तरी पूर्वी के दंगों को और उन हत्याओं को ध्यान में दे दें, उस समय तो कोई हत्या नहीं हुई थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो कौन सा वर्ग है, वो कौन सी ऐसी पाठशालाएं हैं जो गला काटने की तहजीब और तमीज सिखा रही हैं? ये गला काटने की प्रवृत्ति एक ही जगह से आती है और उन जगहों को रोकना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो, हमें उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे आतंकवादी बसे हुए हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर जो लोग खोखला करने वाले लोगों को ताकत दे रहे हैं, उन पर वार करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो नेताजी खोखला कर रहे हैं। कौन से नेताजी खोखला कर रहे हैं जी? वही जो जैकेट पहन के आजकल धरना कर रहे हैं जी। हो सकता है वो करें जो सत्ता में बैठे हैं। बिल्कुल नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जन की बात तो सुनते ही नहीं। नहीं, मन की बात और जन की बात में कोई फर्क नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा हो तो आप भी मन की बात में अपने सुझाव भेज कर देख लीजिए, वो बिल्कुल रूबरू उसमें आएंगे, और मन की बात में आप भेज के देख लीजिए, उसके बाद आप बात करना। एक मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा। अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर एक पोस्टर लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि दिल्ली वासियों की हुई जीत, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दिल्ली वासियों की हुई जीत, क्योंकि शराब के ठेके के जो नियम लगाए थे, आबकारी नीति जो थी, वो
वो दिल्ली सरकार द्वारा, केजरीवाल जी द्वारा वापस लेने पर दिल्ली वासियों की हुई जीत, इस चीज़ के पोस्टर लगाए हैं। और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वाकई जो आबकारी नीति थी वो सही नहीं थी, उसको वापस लिया, मैं सैल्यूट करता हूँ। अगर वाकई दिल्ली वासियों की हुई है जीत और इसमें केजरीवाल जी की हार हुई है, वापस ली है, तो क्या वाकई उस समय मोदी जी की हार हुई थी जब 3 कानून वापस लिए थे? देखिए, 3 कानून वापस नहीं लिए थे। वापस नहीं लिए थे? सुनिए, एक मिनट, आप अधीर मत होइए जी, क्योंकि पत्रकारों में ना जी एक गुण होता है जी कि वो अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी जल्दी अधीर हो नहीं, मैं जाते हैं। पूछ, आपने कहा ना वापस नहीं लिए थे, वापस सरकार ने हाथ जोड़ के लिए थे। बातचीत करते हुए निरंतर बातचीत के दौर पड़े, और जब सरकार को ये लगा कि देश हित में इस कानून को अभी वापस लेना जरूरी है, तो उन्होंने, बातचीत संभव नहीं हो पाई, बातचीत निरंतर चली, किसी हल पर नहीं पहुंचे। केजरीवाल जी ने बातचीत नहीं की है, केजरीवाल जी ने चुपके से उस कानून को वापस ले लिया है। हमारे 7 मंत्री लगातार किसान पक्ष से बात करते रहे, बातचीत सफल हुई या असफल रही एक अलग विषय है, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए सरकार ने अपने दरवाजे खोल रखे थे। लेकिन केजरीवाल जी दरवाजा बंद करके रहते हैं, अंदर रहते तो हैं। इसका मतलब वो किसान गलत थे जो बॉर्डरों पे, उनके लिए मोदी जी ने जब, एक मिनट, मोदी जी ने जब रास्ते खोले हुए थे बात करने के लिए, फिर तो वो किसान गलत थे जो साल भर तक बैठे रहे, उसके बाद कई किसानों की मौत हो गई और वहां पर सरकार जो है अपने नियम से चलते हुए, उन्हें लगता है कि कोई नियम बदलना चाहिए, तो सरकार के पास ये पावर है, वो अब नियम वापस ले सकती है। केजरीवाल जी ने नियम वापस नहीं लिया है। जब सीबीआई का उन पे दबाव आया, जब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन सड़कों पर मुखर हुआ, तो उन्होंने लगा दिल्ली का जनजीवन इस शराब से कितना प्रभावित हुआ है, ये आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। केवल राजनीति मत ढूंढिए, समाज नीति की बात कीजिए, जीवन नीति की बात कीजिए। देश का युवा, दिल्ली का युवा बर्बाद हो रहा था, क्योंकि जो बाहर से भी आ रहा था वो यहाँ से शराब की लत लेकर घर को वापस गया। मैंने ऐसे बहुत घर, यहाँ की शराब पी करके, मैं शराब का टोटल विरोधी हूँ, मैं तो कहता हूँ शराब होनी ही नहीं चाहिए, मैं उसका बिल्कुल विरोधी हूँ। अगर वाकई दिल्ली के अंदर अगर शराब बिक रही है, कम से कम वो लीगल तरीके से तो बिक रही है, वो भी गलत है। मैं शराब का बिल्कुल विरोधी हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठेके बंद होने चाहिए। लेकिन फिर भी बात करें, अगर राजस्व की बात करें कि राजस्व पहुंचते है सरकार के पास, अगर दिल्ली के अंदर जो शराब बिक रही है वो लीगल तरीके से बिक रही है, कम से कम जहरीली तो नहीं है, मर तो नहीं रहा। आपके बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर जो जहरीली शराब पी के आए दिन लोग मर रहे हैं जी। अब पूरे देश की बात करेंगे या दिल्ली की बात करेंगे? मैंने तो आपकी बात छेड़ दी, क्योंकि आप ही की सरकार है वहां पर, आप ही के मोदी जी वहां के, और वहां के मर गए। सर अब ये गलत है, ये देखो, जब मैं सवाल करता हूं तो इस तरह से बातों को रोकने का प्रयास किया जाता है। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, और अंतिम जवाब है, क्योंकि आप पूरे देश की राजनीति को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा सामने, ये बहस नहीं कर रहा जी, मैं ये बहस नहीं है, ये मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोग्राम में जाना, हमें दूसरे प्रोग्राम में जाना भाई साहब, दूसरे प्रोग्राम, आपने 2 क्वेश्चन, हमें 8 क्वेश्चन हो गए, आप पूछिए। 8 क्वेश्चन हो, आपने 2 क्वेश्चन करा, आपने 2 मिनट कहा। अगर वाकई आपको अगर आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब नहीं देना है, तो मैं लंबा नहीं खींचूंगा। मैं आपको अंतिम जवाब दे रहा हूं। देखो, जब वो तैयार है जवाब देने के लिए, आप, हाँ, क्या चीज, क्या चीज? देखो जी, मेरा सवाल है, मैं करूंगा, मेरा सवाल है, मैं जवाब दूंगा, मेरा सवाल है, मैं सवाल करूंगा, मेरा काम सवाल करने का, मेरा काम सवाल करने का। भाई साहब, आप मत जवाब दो, आप मत जवाब दो, आप जवाब मत दो, चले जाओ। मैं कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। चाहते ना क्या आप यही चाहते ना, क्या चीज? चले जाए? नहीं, आप चले जाओ, तो फिर आप ऐसे नहीं, मेरा काम है सवाल करने का। प्रोग्राम में जाना है, आप चीजों समझिए। दिल्ली में शराब बिक रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि लीगल शराब बिक रही है, लेकिन इलीगल तरीके से बिक रही है। जिन शराब ठेकेदारों को 800 से 2400 दुकानें करने की अनुमति दी थी, वो इलीगल धन लेकर दी गई थी, वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए धन लिया गया था, और शराब सदैव हर कालखंड में बिकी। हाँ, वो शुरू से बिकती आई, शुरू से बिकती आई, देवताओं के समय से या पूरे जितने भी कालखंड है, हर एक में बिकी। लेकिन इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई थी, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 1 फ्री। और जो गरीब दिन में 200 रुपए कमा के अपने घर पहुंचता है, अगले दिन माँ की दवाई लेनी है, अगले दिन पिता को हॉस्पिटल भर्ती करवाना है, अगले दिन बच्ची की स्कूल की फीस भरनी है, वो शाम को शराब पी के अपने घर में पड़ जाता है। ये कौन सी नीति है? वो गलत है, वो गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। केवल इसको जहरीली और उसके सुरीली पे मत लाया जाए जी। शराब का मतलब शराब है, और शराब एक लिमिटेड स्टेज में
बिक रही है, उसके लिए सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, केवल राजस्व कमाने का इसको जरिया ना लेकिन बनाएं। भाटिया जी, शराब के ऊपर तो बात होगी ना, क्योंकि जहरीली शराब पी करके लोगों की मौत हुई है। सर दिल्ली में भी अनेक जगह पर बिकती होगी जी, कहीं जी, हम देखने थोड़ी जा रहे हैं जी, हम देखने थोड़ी जा रहे हैं। माता जी एक सेकंड में बात तो करने दो, मुझे बात करने दो ना माता जी, आप मेरे को बीच में अगर ऐसे इंटरप्ट करोगे मैं आपके बात सवाल नहीं हो गए ना जी पूरे। हाँ चलो धन्यवाद। ठीक है। मैं फिर भी ये कहूंगा कि शराब का पूरी तरह से विरोध होना चाहिए, फिर चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि जहां पर पूरी तरह से सरकार ने शराबबंदी की है तो वहां पर जहरीली शराब पर जो वाकई मजदूर आदमी और जो जरूर जी, तो उस चीज को लेकर के वाकई जो है शराब के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे शासन के ऊपर, ऐसे प्रशासन के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जो इलीगल तरीके से जहरीली शराब वहां पर बिकी है और उसमें बेगुनाह लोगों की जान गई है। जय हिंद, जय भारत।